Hello everyone, my name is Pavni. Welcome to GenX UKPSC PCS and UKSSC। और आज हमारा है MCQ सीरीज का डे 13। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। आप एक बार इसे खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, सही आया या फिर गलत आया। जहाँ पर गलत होगा आपको देखना है वहाँ पर कि कौन सा कंसेप्ट है जो आपने गलत सोचा, या फिर उसका लॉजिक जो है वो ये भी हो सकता था। इसके अलावा क्योंकि लॉजिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपका लॉजिक और एग्जामिनर का लॉजिक कई बार मैच नहीं भी करता है, उसको हर एक एंगल से आपको फिर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच मंथ डिड कार्तिक सेलिब्रेट हिज बर्थडे। और इसमें 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, हमें ये बताना है, ये डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन है कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं, क्या एक अकेला सफिशिएंट है या फिर दोनों सफिशिएंट है या फिर दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, कार्तिक ने अपना जन्मदिन किस महीने में मनाया था। पहले मैं इसे हिंदी में रीड कर देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में करूँगी और आप इसे फिर साथ साथ करते जाइए। आप पॉज भी कर सकते हैं, बस आप आंसर देखिए उसके बाद। उसकी बहन को अच्छी तरीके से याद है कि कार्तिक ने अपना जन्मदिन अगस्त से पहले, ठीक है, किंतु फरवरी के बाद बनाया था। अब अगस्त की बात हो रही है, इससे पहले बनाया था, और फरवरी के बाद बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में यहाँ देख लेते हैं फ्री स्पेस में। जैसे हमारे पास है, हिज सिस्टर करेक्टली रिमेंबर्स दैट ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे बिफोर अगस्त बट आफ्टर फेब्रवरी। आफ्टर जो होगा उसको यहाँ पर लिखिए, और बिफोर जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखिए, तब आप यहाँ पर बीच में फिर मंथ्स एडजस्ट कर पाएंगे। हमारे पास क्या बचता है, मार्च, अप्रैल बचता है, फिर मई, जून और जुलाई। ये 5 हमें मिल रहे हैं, यूनिक आंसर नहीं है, यानी कि एक जो है हमारा सफिशिएंट आंसर करने के लिए नहीं हो पाएगा। हमारा अलोन सफिशिएंट ये वाला एलिमिनेट हो जाता है, जिसमें बोल रहे हैं कि केवल कथन एक पर्याप्त है। फिर हमें देखना है कि दूसरा कथन ये अकेला पर्याप्त है या नहीं है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में याद रखना है, जब तक आपका दोनों आप चेक नहीं कर ले तब तक आप कंबाइन नहीं करेंगे। फिर जब दोनों से आंसर नहीं आता है, फिर तीसरा स्टेप होता है इन दोनों को कंबाइन करके देखना। फिर अगर इनसे भी नहीं निकला तो हमारा फिर फोर्थ आंसर होगा कि नॉट सफिशिएंट। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है, हिज मदर करेक्टली रिमेंबर्स दैट ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे आफ्टर अप्रैल बट बिफोर जुलाई। माँ को अच्छी तरीके से याद है कि कार्तिक ने अपना जन्मदिन अप्रैल के बाद किंतु जुलाई से पहले, अप्रैल के बाद किंतु जुलाई से पहले मनाया था। अब इनके बीच में आपको मंथ देखना है, कौन सा, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया। फिर भी आप देखिए इस सेकेंड स्टेटमेंट से भी हमें 2 मंथ्स मिल रहे हैं, कोई भी यूनिक नहीं मिल रहा है। अगर इसमें से सिर्फ एक बचा होता, या तो मई या फिर जून, तब भी हम कह सकते थे कि ये क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट से हमें पता चल जा रहा है कि इसका यूनिक आंसर क्या है। बट दोनों से ही नहीं पता चल रहा, इससे तो नहीं पता चल रहा था। फिर सेकेंड ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये भी, ठीक है। कथन ए भी पर्याप्त नहीं है और कथन 2 भी पर्याप्त नहीं है। अगर हम इन दोनों को भी मिला देना तो देखिए यहाँ पर फिर भी इन दोनों में कॉमन क्या है, मई भी कॉमन है और जून भी कॉमन है। फिर भी हमें यूनिक आंसर नहीं मिल पा रहा है। जब दोनों से नहीं मिल पा रहा है तो ये सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर क्या बनेगा कि दोनों कथन जो है वो मिलकर भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हुआ, डी। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। और कोई भी डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको आपको खुद अटेम्प्ट करना है पहले, फिर आंसर देखना है। 32 इसे अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। ये जो है एनालॉजी है, इसलिए दिया है ताकि आपको कुछ स्क्वायर्स याद हो जाए और कुछ क्यूब्स भी याद हो जाए, और प्राइम नंबर वगैरह उनके कंसेप्ट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी। सीरीज़ का एक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि सीरीज़ से हमने देखा भी था
कि बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में, और इसमें भी अच्छा स्कोर इनका बनता है। 32। सो एनालॉजी आपको देखना है कि इसका रिलेशन इससे कैसे बन रहा है, यानी कि 7 को हम क्या करें, गुणा करें, भाग करें, घटाएं, जोड़ें कि 77 आ जाए, ठीक है। और वैसे ही जो 7 और इसका रिलेशन होगा ना, वैसे ही आपको क्या करना है, 13 के साथ में ऐसे ही ऑपरेशंस करने हैं जो आपने यहाँ पे किए थे। यानी कि जोड़ किया है तो यहाँ पे भी फिर जोड़ करना होगा, घटाना किया है तो फिर यहाँ पर भी घटाना होगा, वैसा ही आपको देखना है। अब हम इसके लॉजिक्स देख लेते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहले अगर कोई स्टैंडर्ड लॉजिक है, जैसे प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है या फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, तो सबसे पहले आपको वो करने हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर, क्यूब्स ये आपको नजर आ जाता है तब भी वो अप्लाई करना है। अदरवाइज आप क्या कीजिए, डिफरेंस मेथड से भी फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। अंतर क्या है इनका, कैसे आपको करना है वो। अगर आप 7 देखें तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 को आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी ऐसा होता है ना कि ये वाला छोटा नंबर है काफी, और ये वाला जो है वो आपका बड़ा नंबर आ जा रहा है तुरंत, तो देखिए प्लस माइनस करके तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है हिसाब। यानी कि कुछ ना कुछ, अगर कुछ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, अचानक से बढ़ जा रहा है यहाँ से यहाँ ये नंबर, तो आप सोचिए कि वहां पर जो है मल्टीप्लाई आपका हो सकता है। जो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो इससे इसको डिवाइड करके देखिए वो किस चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, आ जाएगा 11, ठीक है। 11 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 77 आया। अगर 7 गुणा 11 करेंगे तो क्या आ जाता है, ये 77 आपका बन जाएगा। जब आपका 77 बन गया तो आप एक लॉजिक ये भी सोच सकते हैं कि ये जो 7 है ना, इसको आपने एक 11 से मल्टीप्लाई किया है। 7 प्लस क्या होता है, 4 क्या होता है, 11 हो सकता है। या फिर एक लॉजिक और बनता है, वो है 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है ना, वो आपका कौन सा है, 11। दो लॉजिक यहाँ पर बन सकते हैं, हमें इन दोनों को चेक करना है कि कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। जिसमें हम फंस जाएंगे वहां पर फिर वो वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सब में ही फिर ऑप्शंस के हिसाब से भी वो करेक्ट बैठना चाहिए। अगर आप 7 प्लस 11 से जा रहे हैं, सो वैसे ही 13 में आप क्या कीजिए, फिर प्लस 4 कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 13 और 4 आपका हो गया 17, ठीक है। अब ये 17 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 13 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन जाएगा, 13 गुणा 17 बन रहा है हमारे पास 221, ठीक है। अगर 13 गुणा आप 17 करें, ऐसे अगर आपको इजीली मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप क्या कीजिए, गिव मी वन मोमेंट। आपको अगर ये करना है तो 13 गुणा 17 करना है ना, सो 10 प्लस 7 ऐसे कीजिए, ऐसे इजीली हो जाएगा। यहां से यहाँ कितना हो गया, 130, 130 प्लस, और ये क्या हो गया, 13 सत्ते यहाँ से 91, तो ये कितना हो गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 221। ऐसे आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, अगर आपको 13 गुणा 17 डायरेक्ट पता नहीं है। यहाँ पे हमारा 221 है, और एक ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है हमें, कौन सा है, 221, ठीक है, 221। अब यहाँ पर एक और लॉजिक हमने जो देखा था वो देख लेते हैं। प्राइम नंबर का क्या था, 7 का जो नेक्स्ट प्राइम था 11, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 77, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। वैसे 13 का जो नेक्स्ट प्राइम था वो क्या है, 17, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, 221। ऐसे भी हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठ रहा है और हमारा जो है सेम आंसर है। कई बार ऐसा इत्तेफाक होगा कि सेम आंसर आ जाएगा, और कई बार दोनों लॉजिक बिल्कुल अलग अलग आंसर भी आपके दे सकते हैं। तब उस पोजीशन में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको दूसरा बताया ना, कि कोई प्राइम नंबर या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है लॉजिक लग रहा होगा, अगर ये एडिशन मल्टीप्लाई को छोड़कर, जैसे प्राइम नंबर का या फिर क्यूब का या फिर स्क्वायर का,
तब आपको उसको प्रेफरेंस देनी है फिर। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 221, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। और एक जो हमने ये वाला लॉजिक देखा था, उसको आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि आपने n किया और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, n+4 से। ठीक है, n क्या था हमारे पास, जैसे 7 है और इसको आपने मल्टीप्लाई किया था 7+4, दैट इज 7 गुणा 11 से किया था, तो हमारा क्या आया फिर 77 यहाँ पर आंसर बना। ठीक है, सो ऐसे भी ये आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है 33। इसमें आपको फाइंड करना है वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी कि उस संख्या का चयन करना है आपको जो समूह में नहीं आती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से किन्हीं 3 में जो है सेम प्रॉपर्टी लग रही होगी, लेकिन एक चौथा ऐसा होगा जिसमें वो प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी आपको, उसे आपको चूज करना है एज आंसर। सो इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है क्यूब याद करवाने के लिए मैंने रखा है। सो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे पास है ये पहला आपको दिख रहा होगा 1728, ये क्या है आपका 12 का क्यूब होता है। अगर आपको 12 का या फिर 20 तक के क्यूब तो आपको याद रखने हैं, और मैक्सिमम हो सके तो 25-30 तक आप क्यूब याद रख लीजिए। बाकी जो यूकेपीएससी है ना, उसमें भी काम में आ जाएंगे। यूके ट्रिपल एससी में भी आपके 25-20 तक क्यूब जो है वो प्रयोग में आते हैं। यहाँ पर ये क्या है 12 का क्यूब है, और ये आपको दिख रहा होगा 11 का क्यूब है। ठीक है, और ये जो है इन दोनों को आपको चेक करना है कि ये कौन से क्यूब हैं। आई थिंक आपको 20 तक याद कर ही लेने चाहिए। सो ये 27-44 जो है ये होता है 14 का क्यूब। ठीक है, 14 का क्यूब। ये इनकी ट्रिक जो है, स्क्वायर की ट्रिक, स्क्वायर रूट की ट्रिक, ये ऑलरेडी हमने सीरीज वाले चैप्टर में की हुई है। मैं उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए सीरीज वाले चैप्टर में, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका 1 या 2 मार्क्स जो हैं वो फिर पक्के हो जाएंगे। ये हो गया। अगर इसको देखें 29-17 जो लास्ट हमारा बच रहा है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, ये 27 के अराउंड से स्टार्ट हो रहा है, 2700 के, कौन सा, ये वाला, और ये 2900 से स्टार्ट हो रहा है। सो देखना है हमें, चेक करना है कौन सा, कि 2744 के बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्यूब बनता है ना, वो किसका बनता है, ये बनेगा आपका 15 का क्यूब। ठीक है, और 15 का क्यूब अगर आपको पता होगा वो डायरेक्टली कितना हो जाता है, 3000 के लमसम चले जाता है इतना। ठीक है, 3375 जो है वो 15 का क्यूब होता है, यानी कि ये वाला नंबर तो हमारा किसी क्यूब में मिल ही नहीं रहा है बीच में। सो यही हमारा जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। इन तीनों में क्यूब वाली प्रॉपर्टी, दैट इज n⁻³ जो है ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन इसमें नहीं लग रही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2917 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ये सही किया हो, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको क्यूब याद होने चाहिए, और जल्दी जल्दी अगर एग्जाम में करना है सेकेंड्स में, तो क्यूब वैसे आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो है हमारे पास कुछ क्यूब्स जो है मैं आपको बताना भी चाहती थी इवन, तो क्यूब और स्क्वायर्स इसमें हम रिवाइज कर ही लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद ही रहते हैं, कौन से, 1 हो गया, 4 हो गया, ये स्क्वायर्स की मैं बात कर रही हूँ पहले। फिर हो गया 9, हमारे पास 3 का हो गया, फिर 16 4 का हुआ, फिर 5 का 25, 36 6 का, और फिर 39 जो है 7 का, और 64 8 का, और फिर उसके बाद है आपका 9 का जो होता है वो क्या होता है, 81, फिर 10 का 100,
और 11 से आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये हो गया 121 11 का, 144 12, 169 जो है 13 का, 196 14 का। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, 13 का अगर ये है फिर इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ, तो ये 14 का बन जाएगा 196। फिर 15 का है 225 स्क्वायर होता है, और 16 का क्या है हमारे पास 256, और 289 17 का है, 18 का 300 के आसपास चले जाता है 324, और 19 का होता है 361, और फिर 20 का जो है वो है 400। यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे। इसके अलावा स्क्वायर्स जो हैं आपको थोड़ा 30 तक याद रखने हैं। कौन कौन से? 21 का अगर हम देखें तो ये क्या होता है 441, और 22 का क्या होता है 484, 23 का होता है 529। ठीक है, आपको जब मैं बोल रही हूँ ना 23 का होता है, तो आप सोचिए कि आपको आता है या नहीं आता। 24 का क्या है 576, 25 का क्या होता है 625, 26 का कौन सा होता है 676, और 27 729, और 28 का क्या होता है 784, और 29 का होता है 841, और 30 का होता है 900। ठीक है, बस आपको इतने ही याद रखना है। इसमें आपका ज़्यादातर जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना वो कवर हो जाएगा। सीरीज़ अगर आएगी तो इनसे कहीं बाहर जाने वाली नहीं है। इवन मैंने इनको ट्रिक से भी आपको बताया था कि जो ये वाला हाफ पोर्शन है ना वो इनके जो है, इसको आपको बीच में याद रखना है। 625 होता है, ऐसे जैसे ये है 441, तो इसका जो ऑपोजिट आप देखें ना 29, ये कितना होता है 841 होता है। सो यहाँ पर ठीक आपका ये नंबर जो है ये डबल हो गया। ठीक है, ऐसी ट्रिक जो है मैंने आपको सीरीज वाली प्लेलिस्ट में ज़रूर बताई है। इवन उसका फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर है जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कैसे आप इनको ईजिली याद रख सकते हैं। अगर आपको 24 तक भी याद है तो इनको आप खुद से फिर बना लेंगे। ठीक है, आप ज़रूर उसे रेफ़र कीजिए। उसके बाद अभी एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं हम, क्या क्यूब से रिवाइज़ कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का 8 होता है, 23 जो होता है 3 का होता है, 4 का जो होता है वो क्या है 64, दैट इज़ ये 4 का हो गया। अब जो लिख रही हूँ मैं ऐसे 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्या होता है 343। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंगल डिजिट के क्यूब की बात करें तो। ठीक है, ये बार बार आ जाते हैं। 512 भी, इवन 8 का जो है वो भी बहुत बार आता है। और फिर 9 का अगर हम देखें तो 729 होता है। ठीक है, और 10 का आपको 1000 पता ही है। अब 11 से भी आपको चीज़ें याद रखनी है। जैसे 11 और 12 का तो हमने देखा था, 11 का क्यूब ये है, 12 का ये है, और 13 का कौन सा होता है, क्योंकि 14 भी हमने देख लिया था कौन सा है 27 44 14 का है। 13 का क्यूब जो होता है वो होता है 2197। ठीक है, 15 का आई थिंक 15 का भी हमने देखा था 33 75 ऐसे ये है। फिर उसके बाद में 16 का भी ध्यान में रखना है जो कि क्या है 4096 होता है 16 का। गिव मी वन मोमेंट, मैं ऐसे अच्छे से लिख देती हूँ उन्हें। 16 का क्यूब क्या है 4096। अब मैं जो 17 का लिख रही हूँ आप सोचिए आपको याद है या नहीं है। ठीक है, 17 का कौन सा होता है, ये एक है 4913 17 का क्यूब है। फिर 18 का क्यूब क्या होता है, याद कीजिए 58 32। ठीक है, ये है 18 का। 19 का क्यूब कौन सा है, ये 6000 में चले जाता है 68 59। ठीक है, 68 59 19 का क्यूब होता है। 20 का जो है आपको पता है वो है 8000, और 21 का क्या होता है 9200।
61 और फिर 22 का 10,000 से ऊपर चले जाता है। तो यहाँ तक आप ध्यान में रख सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादातर वो 21 तक ही बनाते हैं, इतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इन्हीं पर ही आधारित था। अभी आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा और बिल्कुल आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स तो याद ही रखना है। इवन स्क्वायर रूट निकालने की भी ट्रिक आपको आनी चाहिए, जो कि हमने सीरीज वाली प्लेलिस्ट में डिस्कस की है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 24th है, एक बार इसे आप ट्राई कीजिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड लाइट इज कोडेड एज दिस। ठीक है, द वर्ड वाइट इज कोडेड एज दिस, देन हाउ इज द वर्ड टाइटल कोडेड। अब इन दोनों का कोड हमें दिया हुआ है, इन्हें समझकर हमें टाइटल का कोड बताना है एक कोडिंग लैंग्वेज में जो पूछा है। एक विशेष कोड भाषा में शब्द लाइट का कोड जो है वो ये है और वाइट का कोड क्या है, ये है। तो उस भाषा में शब्द टाइटल का कोड हमें बताना है। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट कीजिए आप इसे, बहुत इजी आपको लगेगा ये वाला क्वेश्चन अगर हम इसे थोड़ा सा अच्छे से करें। वैसे तो ये आपका सेकेंड्स में करने वाला क्वेश्चन है, अगर आप यहीं से एलिमिनेट कर देते हैं या पहचान लेते हैं ना यहीं से, जैसे टी के लिए 1 है, ठीक है, और एच के लिए 7 है, वैसे यहाँ पर एच के लिए कौन सा है, 7 है, वही एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे दिया हुआ है। फिर भी अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन से नहीं करना चाहते तो मैं आपके लिए डिटेल से लिख देती हूँ, क्योंकि हमें सभी को साथ में लेकर चलना है। यहाँ पर लाइट है, लाइट का कोड आपका एग्जैक्टली इसको ठीक इसी के नीचे लिख लीजिए, 4 7 1 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास वाइट का कोड है, वाइट, तो ये जो वाइट का ये वाला कोड दिया हुआ है आपको 87 315, इसे लिख लीजिए। जब आपने ये लिख लिया उसके बाद आपको टाइटल का कोड ढूंढना है। ठीक है, टाइटल, आपने देखा कि टी के लिए इन दोनों में हमें 1 1 दिख रहा है। ठीक है, तो टी के लिए हमने 1 दिख दिया। फिर तुरंत ऑप्शन चेक कीजिए अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। सो एक ही ऑप्शन इसमें आपको एलिमिनेशन से दिखेगा, वो ये है जिसमें कि पहले नंबर पे, पहले तो इसमें 4 ही हैं, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। फिर आप देखिए कि कौन सा है जिससे आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा, उस अल्फ़ाबेट को आपको फोकस करना है। सो आपको कौन से उससे, यहाँ ऑप्शन में कौन सा अलग है, एक 4 है यहाँ पर और ये दूसरे नंबर पर 3 3 दिख रहा है हमें। ठीक है, सो आई जो है उसका कोड 3 है, यानी कि ये 4 वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अभी टी जो है 1 यहाँ पर है। एल का कोड क्या है हमारे पास, एल का 6 है। हमारा आंसर ऑलरेडी, अच्छा एक बार हमें ये भी देखना है कि लास्ट जो है वो कौन सा है, ई है। ई के लिए कौन सा कोड है हमारे पास, 5 है, तो वो आ गया। ठीक है, सो हमारा जो कोड बन रहा है टाइटल का वो क्या है, 13,165। अब हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, डी, 13,165। नेक्स्ट इसे ट्राई कीजिए आप। इफ माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, और कुछ साइंस जो है आपको पहले चेंज करने हैं, जैसे माइनस का मतलब प्लस कर देना है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैसे ही देखना है आपको इसमें। फिर आपको इनमें से सॉल्व करके बताना है कि जो करेक्ट है ना, इनमें से, इन इक्वेशंस में से करेक्ट कौन सा बन रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, LHS बराबर आपका क्या होना चाहिए, RHS दोनों बराबर होने चाहिए। जिसमें भी ये बराबर नहीं आएगा ना, उसको आपको फिर ऐसे एलिमिनेट करते जाना है। अब इसके लिए एक छोटी सी बात है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि आप सबसे पहले ए ऑप्शन ट्राई कीजिए। इसमें ट्रायल मेथड से ही हमें जाना पड़ेगा, पहले
ऑप्शन ए को ट्राई कीजिए। अगर ए नहीं होता है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एग्जामिनर ने आपका डी पर सेट किया होता है, ठीक है। और अगर बिल्कुल हमारा लक उस दिन ऑफ है तो क्या हो जाएगा, फिर बी या सी में से भी कोई एक हो सकता है, ठीक है। फिर आपको सभी जो है सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जो चौथा है फिर वो हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया क्या है आपको, यहाँ पर दिया है कि माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। ये जो बदलने के बाद है ना वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस प्लस बन जा रहा है और जो डिवाइड है वो क्या है, वो मल्टीप्लाई बन जा रहा है। और जो हमारे पास प्लस है, प्लस जो है वो डिवाइड बन जा रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है, गुणा है, वो माइनस बन जा रहा है, ठीक है। गुणा माइनस बन जा रहा है। पहले आप इन साइंस को एक जगह लिख लीजिए और ये आपका सेकेंड्स में काम हो जाएगा, ताकि बार बार आपको फिर ये क्वेश्चन में कहीं रेफर ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप रफ पेज में सॉल्व करेंगे या बगल में ही सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फिर सिर्फ ये वाली जो है छोटी सी टेबल ये देखनी होगी कि आपको माइनस प्लस करना है, ठीक है। अब हम ए वाले को चेक कर लेते हैं पहले कि ये क्या है। यह है 16 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइड 8 माइनस 4 प्लस 2 डिवाइड 6, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 44 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास है। आपको एक चीज़ बचपन से याद होगी कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और फिर एडिशन बॉड मास करके होता है। सो इस वाले को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई को यहाँ माइनस में चेंज करना है। यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया 3। अब ये प्लस को चेंज करना है हमें यहाँ डिवाइड में, और यहाँ पर 6 हो गया। डिवाइड को चेंज करना है हमें मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 8। माइनस को अगेन हमें चेंज करना है प्लस में, और प्लस को हमें किस में चेंज करना है, ये है डिवाइड में। और फिर डिवाइड को हमें किस में चेंज करना है, अगेन मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया हमारे पास, अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है, वो भी इससे। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में बाकी चीजें। 16 है माइनस, इसको कर दीजिए 3/6 मल्टीप्लाई 8 प्लस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया तो 2 आ जाएगा और 6, ये हमारे पास हो गया। यहाँ से ये जो है कट जाएगा कितनी बार, यहाँ से पहले इसको 1/2 कर दीजिए, फिर इसको 4 बार, यहाँ से ये कट जाएगा। फिर हमारे पास बचा क्या, क्या बचा हुआ है, ये तो अच्छा हमने काट दिया था। अब क्या है 16, और यहाँ पर बचा हुआ है केवल 4। और फिर हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 गुणा 6 दैट इज 12। अब इसके इक्वल में हमारा क्या था, 44 था पहला वाला ना। तो अब इन्हें आप अगर करेंगे 12 16 माइनस 4 तो ये कितना होता है, 24 होता है। माइनस सॉरी बराबर, यहाँ पर बराबर है, और ये 44। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। अब हमें, मैंने क्या बताया था, डी को ट्राई करना है एक बार। पहले यहीं पे कर लेते हैं, गिव मी वन मोमेंट। अगर हम डी को देखें तो हमारे पास क्या है, इसको मैं यहाँ से लिख नहीं रही हूँ, आप इसको यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन चेंज कर देते हैं। सो माइनस को हमें क्या करना था, एक बार मैं इन्हें दोबारा लिख लेती हूँ, माइनस प्लस, ये हमारे पास अब है 16 माइनस 8। 16 माइनस 8 अगर हमें करना है तो माइनस का साइन किस में है, प्लस में चेंज करना है। जैसे मैंने बात कही थी कि हो सकता है आपका डी आंसर हो ए के बाद डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर डी आपका आंसर नहीं आ रहा है, ये मैंने चेक कर लिया।
हमारा आंसर, अब हमें फिर दोनों ऑप्शन और चेक कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए या ये। अगर आप इन दोनों में से एक भी करते हैं फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। हम बी को ही चेक कर लेते हैं। तो बी का हमारे पास क्या है, ये है 16। अब 16 माइनस है 3, माइनस को हमें चेंज करना है प्लस में। और फिर हमारे पास क्या है, 3 है। फिर हमारे पास है डिवाइड 8, जिसको हमें मल्टीप्लाई 8 कर देना है। यहाँ पे आप साइन देखते जाइए, ठीक है। डिवाइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर डिवाइड 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस को किस में चेंज करना है, डिवाइड में चेंज करना है। फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई। आप इन साइंस को चेंज कर लीजिए, 4 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, माइनस में यहाँ पर। और ये बराबर इनके क्या है, 36 है। अब हमें अगर ये सॉल्व करके पूरा 36 आता है तो वो देखना है हमें, सॉल्व करके 36 आता है या नहीं। अगर आएगा तो हमारा आंसर फिर बी होगा, अदरवाइज फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है, सी, क्योंकि ऑलरेडी हमने तीनों ही सॉल्व कर लिया ना। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 3 गुणा 8 बट्टे 6 इंटू 6 माइनस 4, ये वाला आपने इसे सॉल्व कर लिया है। अब 6 से जो है 6 को काट दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा जो है यहाँ से बच रहा है आपका 16 और प्लस ये कितना हो गया 24 माइनस 4 बच रहा है, दैट इज ये बिल्कुल, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे -4 करेंगे तो क्या आ रहा है, ये 36 के बराबर ही आएगा, ठीक है। 36 और 36 दोनों बराबर हो चुके हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने ये पहले कर लिया हो, और अगर आपने ये पहले ही कर लिया था तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी या ठीक पेस पर चल रही है, ठीक है। अब ये वाला ट्राई कीजिए, ये है ब्लड रिलेशंस को लेकर या फिर रिलेशंस को लेकर है। यहाँ पर थोड़ा आपको पजल टाइप भी ये देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है अपने माइंड को ट्रिगर करना है ताकि हम एग्जाम में जो और इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, उनके लिए अच्छे से ट्रेंड हो जाए, ठीक है। यूज द रिलेशनशिप्स डिफाइंड बिलो टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। नीचे दिए गए संबंधों का उपयोग करके आपको प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले इनको आप पढ़िए, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए कि क्या क्या ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रश्न जो है आपको आंसर करना है, कौन सा, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन यह दर्शाता है कि जो P है वो T का पिता है। इनमें से फिर देखना है कि जो ये P है, T का पिता है, इन चारों में से कौन सा समीकरण आपको बताता है। एक बार इसे आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ये कर लिया हो और आपका आंसर सही आया हो। इसको सबसे पहले करने का तरीका क्या है, इनको छोटे छोटे उनमें बदल लीजिए। a प्लस बी, जैसे पहला वाला जो है वो क्या कहता है, a प्लस बी बराबर क्या है, a b का पिता है। तो यहाँ पर a जो है वो पिता है b का। b का जेंडर नहीं पता है, लेकिन इनका कंफर्म है a का कि ये इनके पिता हैं, तो इसलिए मैंने प्लस साइन लगा दिया। अभी प्लस मैं जो डिनोट कर रही हूँ वो मेल जेंडर के लिए है और माइनस जो है वो फीमेल जेंडर के लिए है। ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में है, ऐसा कुछ नहीं है प्लस माइनस का, ठीक है। आप किसी भी हिसाब से करते हैं, कई बार कुछ लोगों को आदत होती है कि वो मेल जेंडर को ऐसे दिखा देते हैं ए, और फीमेल जेंडर अगर लेट्स से बी जो है वो फीमेल जेंडर है तो इन्हें ऐसे दिखा दिया, या फिर ऐसे भी दिखा देते हैं। सो इट डिपेंड्स। हाँ, तो वहां पर लिखा है कि a माइनस बी जो दिखा रहा है वो क्या है, a माइनस बी, दैट इज a b की बेटी है। a जो है वो b की बेटी है, दैट इज b यहाँ पर है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है।
तो यहाँ पर जो है ए जो है इसका जेंडर क्लियर है, वो है ए जो है बेटी है किसकी, बी की। ठीक है, ये हो गया। अब आप इन्हें नोटबुक में कीजिए, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना रीजनिंग, वो आप इन्हें अच्छे से यहाँ पर देखिए। फिर हमारे पास बोल रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट ये वाला, ए इंटू बी, तो ए जो है वो बी का भाई है। ए इंटू बी जो है वो क्या है, ए बी का भाई है। सिबलिंग्स को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे। ठीक है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ए जो है वो पक्का भाई है। फिर हमारे पास है फोर्थ वन, मैं इन्हें इरेज कर रही हूं, आप नोट कर लीजिए ताकि आपको इजी पड़े कहीं पर। ए डिवाइड बी, ए जो है वो बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है। और फिफ्थ वन क्या है हमारे पास, ए बराबर बी, दैट इज बी जो है, सॉरी, ए जो है वो बी का बेटा है, बी यहाँ पर है, और इनका जो नीचे जनरेशन है ना, बेटा या बेटी, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये बेटा है तो हमारा ये साइन आ गया। अब जो लास्ट वाला है वो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए जो है वो बहन है किसकी, बी की। ठीक है, इनका क्लियर नहीं है ये भाई है या बहन भी हो सकती है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी आपको बिल्कुल अपने खुद से ही नहीं बताना है। कई बार हमें ऐसा भी रहता है कि अगर लिखा है सुरेश, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये जो है इंडिया के नाम के हिसाब से मेल जेंडर को डिनोट करता है, बट कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मेल जेंडर ही हो, जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना हो कि सुरेश जो है वो भाई है, पिता है, या फिर कोई मेल जेंडर को डिनोट करने वाला शब्द उसमें एग्जैक्ट दिया ना हो, तब तक आपको उसे ऐसे ही रखना है। ठीक है, उसका अननोन हो सकता है, वो फीमेल भी वहां पर डिनोट कर सकता है वो वर्ड। ठीक है, सो हमारा ये क्लियर हो गया। अब सबको आप जो है साथ में देखिए, साथ में अगर आप देखेंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शंस ट्राई करने हैं जिनसे हमें पता चल रहा है। इनमें भी मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले ए चेक करना है, फिर डी चेक करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर एक और हमें कोई ना कोई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको इरेज नहीं करना है क्योंकि वो आपका हेल्प करेगा जो आपने पहले बना लिया था। वो जो है थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इसको प्रैक्टिस करने का तरीका मैं कहूँगी, लेकिन बाद में ना आपको ऐसे देखना है डायरेक्ट, ए प्लस बी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइए ए जो है वो बी का पिता है। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। और साथ साथ में थोड़ा सा और आप ड्रॉ करना चाहें ना, तो ए की शादी किसी से हुई होगी, सो वो जो है बी की मदर हो जाएंगी। ठीक है, ये कई बार जो है रिलेशनशिप चार्ट्स में हेल्प कर देता है ताकि आपको क्लियर दिख जाए। सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम एज जो देख रहे हैं वो है पी प्लस, सॉरी, पी इंटू क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर टी। सो जहां पर आपको मल्टीप्लाई का निशान दिख रहा है ना, सबसे पहले उस पर जाना है, इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई। ए जो है वो बी का भाई है, तो डायरेक्ट इसको कैसे पढ़ना है, पी जो है वो क्यू का भाई है। ठीक है, तो बना दीजिए, पी जो है वो क्यू का भाई है। क्यू का पता नहीं है कि वो बहन है या फिर भाई है। ठीक है, अब हो जाएगा हमारे पास क्यू जो है वो आर का क्या है, डायरेक्ट प्लस का निशान ढूंढिए। सो क्यू जो है वो आर का पिता है, डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा। ए और बी फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके हिसाब से पढ़िए फिर। ठीक है, क्यू जो है वो आर का पिता है। अब थोड़ा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्यू क्या है, आर का पिता है। आर का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो बेटी है या फिर बेटा है। फिर हमारे पास है आर प्लस एस,
आर प्लस एस, यानी कि अगेन हो जाएगा आर जो है वो एस का पिता है, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ है। कौन सा? आर जो है वो किसका पिता है? एस का। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमारे पास है बराबर टी, ये वाला सॉल्व करना है। अगर हम बराबर टी देखें तो बराबर का निशान कहाँ पे दिख रहा है? ये है। अब डायरेक्टली पढ़िए, जो एस है वो टी का बेटा है, ऐसे। ठीक है, एस टी का बेटा है, क्योंकि ए बी का बेटा है ऐसा दिया हुआ है, तो एस टी का बेटा है। अगर एस टी का बेटा है ना, तो डेफिनेटली आर का भी बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर टी क्या हो सकती है? एस की मदर हो सकती है। ठीक है, और हमें बताना क्या है? अब देखिए, हमें बताना है कि P इज द फादर ऑफ टी, यानी कि P टी का पिता है या नहीं, वो बताना है। तो यहाँ पर तो क्या है कि T यहाँ रह गया, P यहाँ है, इवन T के जो फादर इन लॉ है उनके भी भाई है P। तो ऐसा तो बिल्कुल भी हमें A से बिल्कुल पता नहीं लग पा रहा है, और ये A जो है वो इससे डिनोट नहीं करता है कि P जो है वो टी का पिता है। तो हमारा ए जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप चेक कीजिए कि डी ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, अभी डी को देख लेते हैं। डी हमारे पास है कि, एक बार मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है हमारे पास। अब हमें देखना है डायरेक्ट कि ये वाला निशान कहाँ पर है। ठीक है, ये है आपका, आपको जो आपने रफ में नोट कर रहा है उसमें देखना है डायरेक्ट कि इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने वो इरेज कर दिया है ना। सो ए जो है वो बी की बहन है, तो क्या कहूँगी मैं यहाँ पर? टी जो है वो एस की बहन है। टी एस की बहन है, क्या हो जाएगा? टी एस की बहन है। ठीक है, ये जेंडर अभी क्लियर हमारे पास है नहीं। और फिर हमें देखना है कि एस जो है वो क्या है? बराबर का निशान है यहाँ पर। एस आर का बेटा है, तो एस जो है वो किसका बेटा है? आर का। एस बेटा है किसी का, वो है आर। इनका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि, गिव मी वन मोमेंट, इसको मिटा देती हूँ मैं। आर जो है वो बी की माँ है। ठीक है, ये इनकी माँ है। डायरेक्ट पढ़ना ही आपको आना चाहिए यहाँ से डायरेक्ट। जैसे ए बी की माँ है, तो आर जो है वो बी की माँ है। तो यहाँ पर अगर इनकी शादी किसी से हुई होगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगे फिर। ठीक है, अगर हम देखें तो फिर दिया हुआ है कि क्यू बराबर कहाँ पर है? क्यू पी का बेटा है। सो क्यू अगर पी का बेटा है तो हमारे पास बचता कितना है? कौन कौन बच रहे हैं हमारे पास? पी क्यू आर एस टी। हमारे पास दो बच रहे हैं, कौन से? क्यू और पी। अगर पी को हम यहाँ रखते हैं तभी उसका कोई बेटा जो है इस जनरेशन में फिर नीचे आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो फिर कोई जनरेशन यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो हमें क्या करना है? पहले हम पी को एक बार यहाँ एडजस्ट करके देखते हैं, पी, और इसका बेटा बना देते हैं क्यू को यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि एक कपल है हमारे पास, हमें देखना था कि पी टी का क्या है। ठीक है, यहाँ पर P इज द फादर ऑफ T वो बताना है। तो P का जेंडर बिल्कुल फादर के लिए है, और यहाँ पर T उसकी बेटी है। बेटी है बेटा है ये भी नहीं बताना है, हमें बस बताना है कि T के जो पिता है वो P है या नहीं है। सो यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही बैठ रहा है, कौन सा? डी से हमें एग्जैक्टली ये पता लग रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रहेगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ये है आपका, द्रविड स्टार्टेड वॉकिंग साउथ फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 3 किलोमीटर्स, देन ही टर्नड राइट एंड वॉकड 2 किलोमीटर्स। यानी कि द्रविड ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया है और 3 किलोमीटर वो चला दक्षिण की ओर ही, फिर दाएं मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से उसने उत्तर की ओर को वो बढ़ा और 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ गया और 6 किलोमीटर चलकर जो है स्टेडियम तक वो पहुंच गया। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सभी। तो ये बताना है कि स्टेडियम से उसका घर जो है वो कौन से डायरेक्शन में पड़ता है, स्टेडियम से बताना है। ठीक है, अब हमारे पास ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन। इसे एक बार आप बिल्कुल ट्राई कीजिए और ये नोट कीजिए कि आप इसे कितने सेकंड्स में या फिर मिनट में कर पा रहे हैं। 40 सेकेंड या फिर 1 मिनट आप इसे करने के लिए ले सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि द्रविड का घर हम मान लेते हैं कि लेट्स से ये है उसका घर, क्योंकि हमें दक्षिण की ओर चलना है, फिर उसके बाद में दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ना है ना, तो हम इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दाएं में फिर हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। इसका घर है यहाँ पर। ठीक है, ये हाउस हो गया, एच से डिनोट कर दिया। दक्षिण की ओर चलना उसने स्टार्ट किया, वो 3 किलोमीटर चला लगभग। ठीक है, थोड़ा 6 किलोमीटर भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस कम ना बचे। यहाँ पर 3 किलोमीटर चला, ये है 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि वो दाएं मुड़ा। अब जब दाएं देखे तो द्रविड का दाएं कौन सा होगा, इधर को। ठीक है, राइट हैंड की साइड को उसे मुड़ना है। ठीक है, सो यहाँ पर द्रविड दाएं मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला वो। 2 किलोमीटर जो है थोड़ा सा आप 3 किलोमीटर से ना छोटा बनाइए, क्योंकि कई बार जो है आपको पाइथागोरस जो है थ्योरम भी लगानी पड़ती है, तो तब आपके एंगल वगैरह उसमें सेट बैठने चाहिए। ये है 2 किलोमीटर चला, फिर वहां से वो क्या किया, उसने उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर गया और 1 किलोमीटर चला, तो 1 को 2 से कम ही रखना है आपको। ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पर वो 1 किलोमीटर चल रहा है बस। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए माफ कीजिए, पेन थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। ये हो गया, फिर 6 किलोमीटर चलकर स्टेडियम तक वो पहुंच गया। अब यहाँ पर उसने 6 किलोमीटर चलने से पहले बाएं भी वो मुड़ा है। ठीक है, इसका बाएं कहाँ होगा, अभी उत्तर की ओर है तो बायां कौन सा हाथ होगा, ये होगा बायां और ये होगा दायां। तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है बाएं की तरफ। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इनसे सबसे बड़ा ही बनना चाहिए। 6 हो गया, अब वहां पर ये कहाँ पहुंच गया, स्टेडियम पे पहुंच गया। इसे एस में लिख देती हूँ यहाँ पर, स्टेडियम। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेडियम पहुंच गया। ये बताना है कि स्टेडियम से उसका जो घर है वो कौन सी दिशा में है। अगर हम देखें यहाँ पर ही हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और यहाँ हो गया ईस्ट। अगर ये है तो ये घर कहाँ पड़ रहा है, ईस्ट के और नॉर्थ के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को इसका घर पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में आपका नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज उत्तर पूर्व। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक बार इंग्लिश में भी बता देती हूँ। जैसे द्रविड स्टार्टेड वॉकिंग साउथ फ्रॉम हिज हाउस, फिर वो 3 किलोमीटर्स यहाँ पे चला, वॉकड 3 किलोमीटर्स, देन ही टर्नड राइट, उसने यहाँ से राइट लिया, 2 किलोमीटर चला, फिर वॉक 2 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम देयर
ही वॉकड 1 किलोमीटर नॉर्थ, अभी नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर यहाँ पर ये चला है, ठीक है। फिर देन ही टर्न लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट टर्न कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, वहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर चला है। फिर यहाँ पे स्टेडियम है, और स्टेडियम से घर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है ये पूछा है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा आंसर इसका देना है आपको, ये है कैलेंडर का क्वेश्चन। इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, ठीक है, which one of the following will be the fifth day from the 21st of this month? यदि किसी महीने की 3 तारीख सोमवार है तो इस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। अच्छा, तो थोड़ा सा जो है आपको इसे करना पड़ेगा, ऑड डेज के कंसेप्ट से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, एक तो सिंपल मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं, जो कि आप दिन गिन सकते हैं ऐसे, या 7-7 दिन के गैप में रख कर भी कर सकते हैं। और एक कर लीजिए आप ऑड डेज के कंसेप्ट से। सो 21 तारीख हमें करनी है, उससे 5वां दिन। अगर उस मंथ की 3 तारीख को क्या है हमारे पास, मंडे है, ठीक है, थर्ड को क्या है, मंडे है, ये हमें ध्यान में रखना है। यानी कि 3 तारीख को क्या है, मंडे है, और 21, ठीक है, और उससे 5वां। अगर 21 है और उससे 5वां दिन हमें देखना है कौन सा है, तो 21 में आप क्या जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो 26वां जो है वो दिन हमें निकालना है बेसिकली। इस 26 को हम, क्योंकि 3 तारीख का मंडे है ना, तो 3 प्लस क्या करें, इसमें से 3 घटा दो, क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो 23 है ना, वो बिल्कुल आपको ऑड डेज मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि थर्ड डे जो है वो मंडे था, इसलिए मैंने इसको अलग से निकाल लिया है। मैं आपको एक इजी मेथड से भी बता दूंगी, लेकिन इससे भी आपको अगर आप कर लेते हैं तो फिर इजी पड़ेगा, आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑड डेज हैं, ठीक है। ऑड डेज मतलब विषम दिवस, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं ना, उस हिसाब से हम इन ऑड डेज को देखते हैं। अब ये ऑड डेज अगर हमारे पास हैं तो इनको भी अब हम रिमाइंडर के थ्रू कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे भागा दें, कितने से, 7 से काटें, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 बार में जो है वो 21 आ जाता है, और यहाँ पर बचा आपका 2। फिर 2 ऑड डेज हमारे पास बच रहे हैं, इसको बेसिकली हम कैसे लिखेंगे, 3 2/7। ये अगेन हमारे पास 2 जो हैं ये कौन से हैं, ऑड डेज आ गए हैं। इसका मतलब हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 सप्ताह आ रहे हैं, ये है 3 वीक्स आ रही हैं, और 2 ऑड डेज आ रहे हैं, ठीक है। 3 वीक्स और 2 ऑड डेज, 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं मंगलवार के, सॉरी मंगलवार नहीं, मंडे के बाद, क्योंकि थर्ड को मंडे है ना, मंडे, और इन 2 ऑड डेज को आप जोड़ दीजिए, मंडे प्लस 2 ऑड डेज जोड़े तो हमारे पास क्या आ गया, मंडे के बाद ट्यूसडे और फिर वेनसडे। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेनसडे बिल्कुल सही बैठेगा आपका, कौन सा, बुधवार हमारा आ गया है, ठीक है। अभी आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी पड़ जाएगा और बहुत शॉर्ट में आपका आंसर निकल जाएगा। फिर भी जो लोगों को ये समझ में नहीं आया उनके लिए मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देती हूँ, जो इजी पड़ेगा आपको, जिसमें आपको पहले पहले यही देख लेना है कि 3 को जो है, थर्ड डे को क्या है आपका, सोमवार है, दैट इज मंडे है, ठीक है। फिर उससे 7-7 दिन आप बढ़ाते जाइए। अगर आप यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, उसके बाद आपका 10 आ जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ा तो 17 को अगला मंडे पड़ जाएगा, फिर 7 जोड़ा तो 24 को मंडे पड़ रहा है। अब ये 24 को अगर ये मंडे पड़ गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, 26वां दिन निकालना था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है 21 + 5 अगर आप करोगे, ये चीज़ तो आपको पहले ही कर लेनी है, क्योंकि 21 मंथ से 5th डे हमें करना है 26वां दिन। अभी 24 यहाँ पर मंडे आ चुका है,
तो 25 को क्या होगा हमारे पास, 25 को होगा हमारे पास ट्यूसडे, और 26 को क्या हो जाएगा, वेनसडे। 26 तारीख को क्या आ गया, वेनसडे, दैट इज बुधवार भी इसी दिन आ गया। मंडे में सोमवार, और फिर 25 को आ गया मंगलवार, फिर 26 को आ गया बुधवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, दैट इज बुधवार। अब अगला प्रश्न है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से। इसको ट्राई कीजिए आप। इसमें आपका मिरर इमेज बतानी है कि ये वाला जो है ना, इसकी मिरर इमेज इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी होगी। बस आपका क्या हो जाएगा कि जैसे ये वाला है ना, इसके साइड बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ चले जाएगी। जैसे कि आपको ये वाला दिख रहा होगा, अगर इसकी मिरर इमेज बनाएं तो 0 ये यहाँ पर है, लेकिन ये नीचे चले गया, तो ये नीचे वाला तो बिल्कुल हट गया। इन दोनों को आप काट दीजिए। अब 2 बचे हैं आपके। फिर भी आप ये देखिए कुछ रोटेट इसमें करना नहीं है, ठीक है। इन्होंने डी वाले में देखिए इसको जो है थोड़ा सा इधर घुमा दिया है, यहाँ पर बिल्कुल सीधे कर दिया, लेकिन जो ये डी के दो ये है ना प्लस और ये सर्कल, ये आपके थोड़ा तिरछे हैं, ना कि बिल्कुल ऐसे हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा है, वो बन रहा है हमारे पास बी, ठीक है। ये दोनों तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिए थे, लेकिन इसमें एंगल चेंज नहीं करना है। जैसे कि इन्होंने इसको जो है थोड़ा घुमा के इधर को लेफ्ट की तरफ को इन्होंने घुमा के ऐसे कर दिया, तो वो भी इसलिए ये गलत हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं मिरर इमेज में, बस आपको ध्यान देनी है। मिरर इमेज वाला क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बात की थी, अगर आप एवरेज कर पा रहे हैं रीजनिंग में, अगर आपको रीजनिंग में कंफर्टेबल उतने नहीं हैं, तो बाकी जो प्रिपेयर करने हैं उनमें टॉपिक्स में अपनी अच्छी कमांड बनाइए। और रीजनिंग जो है एवरेज जो है आप 5 से 6 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे, और इजी क्वेश्चंस आते हैं यूके ट्रिपल एससी में। यहाँ पर है 40। अब 40 में है पेपर को लेकर, ये है एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट आपको दी है और पैटर्न दिया हुआ है। अमंगेस्ट द 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको बताना है हाउ द पेपर होना चाहिए इसको, ठीक है। ये पेपर होना चाहिए, यहाँ पर पेपर को मोड़ा गया है। रिस्पॉन्स फिगर मीन्स इसको मोड़ने के बाद कैसा दिखने वाला है वो बताना है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से आपको मोड़ना है इसको। जब आप इसे मोड़ेंगे ना, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये डॉटेड लाइन है, ये पहले ऐसे बना हुआ है थोड़ा। जब आप इसे मोड़ दें तो ये वाला पार्ट आपको ऊपर ले जाना है, और ऐसे ले जाना है कि ये मान लीजिए आप इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन में। इसको आप फोल्ड करेंगे ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। इस वाले पार्ट को आपने ऊपर फोल्ड कर दिया तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये सीधा यहाँ जाएगा ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर को चले जाएगा, ऐसे सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर, कहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और मोड़ना कहाँ से है, वैसे इसे डॉटेड लाइन से मोड़ना है, ठीक है। पेपर कटिंग के और पेपर फोल्डिंग के इतने क्वेश्चंस तो वैसे आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर आ गया तो उस टाइम के लिए हमें ये भी प्रिपेयर करना ही है, और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने इसमें, जल्दी हो जाएगा ये वाला टॉपिक। और बाकी जी ड्राइव में जो है वो प्रैक्टिस जो शीट्स हैं और सेट्स हैं वो आगे हैं, जितना हो सके आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डाल दिए, बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो टेस्ट सीरीज़ में ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और बतानी है आपको कि टेस्ट सीरीज़ जो है 10 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। टोटल 20 टेस्ट हैं, और उनके साथ में PYQs के कुछ सेट्स हैं जो आपको लगाने को मिल जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी जो हैं
वो डाल दिए हैं जी ड्राइव में। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है देन आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर दीजिए वहाँ पर। और इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो को जो है हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।